और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चारधाम यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान, श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 15 लाख के पार। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। 3,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ। यमुनोत्री से भी बड़ी खबर, और यमुनोत्री धाम में भी 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए हैं दर्शन। 15,718 तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब में भी टेका है मत्था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री पहुंचे, 6 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंचा है, जहां पर तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ में पहुंचकर बाबा केदारनाथ में मत्था टेका और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं। लगातार चारों धामों में, उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 लाख के पार पहुंच गया है तीर्थयात्रियों का आंकड़ा, जो कि चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में यमुनोत्री में भी 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। 15,718 तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब में भी मत्था टेका है। तो ये चारधाम यात्रा ने एक बड़ा कीर्तिमान भी बनाया है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक 15 लाख के पार तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में और चारों धामों में भी पहुंच रहे हैं। जी सर, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा जो है वो पीक पर है। देश विदेश से श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा शुरू हुए 3 सप्ताह हुए हैं और ऐसे में अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुँच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं सबसे अधिक जो श्रद्धालु पहुँचे हैं केदारनाथ धाम में जो है दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। 6 लाख के पार श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुँचे। तो यानी कि देखा जा रहा है कि इस बार शुरुआती दिनों में ही लगातार जो है चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान हासिल कर रही है और लगातार जो है जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से पिछले वर्ष की बात की जाए तो करीब 54 लाख तक जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे, तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख के पार या 65 लाख के पार ये आंकड़ा जो है वो पहुँच सकता है। यानी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी यात्रा काफ़ी लंबी है और ऐसे में अभी जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये काफ़ी अच्छे संकेत उत्तराखंड के लिए भी है, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी जो है काफ़ी अच्छे संकेत है, क्योंकि चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी माना जाता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वहीं बात की जाए अगर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की, तो लगातार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार धरातल पर उतरकर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। बीते कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ में पहुंचे थे और वहां पर चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उनका तमाम जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। तो वहीं अब केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है, तो इसी के लिए मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि, और समिति इसकी जो है रूट मैप भी बना रही है कि केदारनाथ धाम में प्रत्येक दिन जो है करीब 18,000 तक यात्रियों को जो है वो दर्शन कराए जा सके, उनके जो है उनकी यात्रा को सुचारू और सुगम बनाया जा सके। इसके लिए भी जो है मंदिर समिति जो है BKTC पूरी तैयारी कर रही है। इसी के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण पर जो रोक लगी थी वो भी बीते कल जो है हटा दी गई है और बीते कल भी IG गढ़वाल के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया और उसके बाद जो है वहाँ की स्थिति जानी गई और उसके बाद जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वो भी के स्लॉट जो है वो भी खोल दिए गए और कल 12 बजे तक ही 3,000 जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वो पूरे हो गए थे। हालांकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस बल भी वहाँ पर पहुँचा। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु 5-5, 6-6 दिन या 10-10 दिन के लिए इंतजार भी कर रहे हैं चारधाम करने के यात्रा के लिए। तो ऐसे में कई श्रद्धालु जो है अपने घर वापस भी लौट रहे हैं। तो इस पर भी जो है थोड़ा ध्यान देना होगा। जिस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो बिना यात्रा किए या बिना दर्शन किए वापस ना जाएं, इसके लिए भी कोई व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन को बनानी होगी। और ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ऐसे में अभी जिस तरीके से आगे आगे देखना होगा कि भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कब तक रहती है और आगे से कब तक जो है वो बढ़ाया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। और चारधाम यात्रा की बात की जाए तो इस वक्त चारधाम यात्रा पीक पर है और देश विदेश से श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे संकेत उत्तराखंड के लिए हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानियां ना हो, और ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो किस तरह का एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, वो क्या कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल देखिए, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो एक तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ के अतिथि हैं और जिस तरीके से अतिथि देवो भव की जो है कामना है और ऐसे में उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छे संकेत भी है जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सुचारू रूप से उनकी यात्रा हो, अच्छी यात्रा हो, वो अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाए, अच्छी मेमोरी यहाँ से संजो कर जाए उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से। तो इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को जो है निर्देश भी दे गए हैं कि कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को देखनी ना मिले, किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। तो प्रत्येक दिन जो है 50 से जो उम्र के अधिक के उम्र के लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ठीक रूप से मिल सके, किसी की को है जान को कोई खतरा ना हो। तो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो इस तरीके की वो की जा रही हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं, अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं और ऐसे में जो व्यवस्थाएं अभी भी नहीं हुई है, चाहे भीड़ नियंत्रण की बात हो या क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, तो उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी का चंपावत में दौरा। आज सुबह 11 बजे एनएसी सभागार बनबसा पहुंचेंगे सीएम, विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बिजली, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डीएम नवनीत पांडे ने ये जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तमाम विषयों को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और डीएम ने ये जानकारी भी साझा की है कि मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चंपावत दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और सुबह 11 बजे एनएसी सभागार में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, समीक्षा बैठक करेंगे विभागीय अधिकारियों के साथ और ये जानकारी लेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या फिर अन्य सुविधाएं हों। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये बैठक रहने वाली है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं आज अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो है रविवार जो है 10:40 लगभग 11 बजे के आसपास वो एनएचपीसी सभागार बनबसा चंपावत पहुंचेंगे, जहां वो जो जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, जैसे विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जो है बैठक करके जो है जिले की जो व्यवस्था है उसकी जो है जानकारी मुख्यमंत्री धामी उनसे लेंगे, अधिकारी से। जी लक्ष्मण, खासा फोकस भी देखा जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड के साथ साथ चंपावत में। तो चंपावत के लोगों ने भी कुछ कहा था मुख्यमंत्री को किस तरह की व्यवस्थाएं कराई जाए, या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही ये जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ये खुद सीएम धामी ने जो है संज्ञान लिया है क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र जो है चंपावत है, उनकी विधानसभा, वहाँ के वो विधायक हैं, तो वहाँ की जो जन समस्याएं हैं तो उनका जो बीच में लोगों के द्वारा जो अर्जियां दी गई होंगी, ज्ञापन दिए गए होंगे इस समस्याओं को लेकर, तो उनका संज्ञान लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी पहुंच रहे हैं और जिले के सभी आला अधिकारी जो है बनबसा की ओर जो प्रस्थान कर चुके हैं और कुछ अधिकारी जो है पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री धामी जो उनकी इससे बैठक लेकर जो जिले की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनके समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर बीजेपी के झोली में आने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी यह दावा किया है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा और प्रत्याशी दुगने अंतर से यहां से जीतेंगे। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी के बाद अपने गृह नगर खटीमा में पहुंचे, जहां सीएम ने लोहिया हेड पावर गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद सीएम नगला तराई स्थित अपने निजी आवास में रात्रि विश्राम के लिए रवाना हो गए। चारधाम राजमार्ग परियोजना को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से पॉलीघाट से जानकी चट्टी तक के हिस्से का स्थलीय निरीक्षण किया। इस हिस्से में मौजूदा सिंगल लेन सड़क का चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। जानकी चट्टी में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस AK सिकरी ने जिला प्रशासन के अधिकारी समेत स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है, साथ ही उनके विचार भी जाने हैं। इस मौके पर डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा है कि यमुनोत्री वाहनों के दबाव के चलते यमुनोत्री मार्ग के पालीघाट से लेकर जानकी चट्टी तक के संकरे हिस्से में यातायात के सुचारू संचालन को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यात्रा को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में 989 अग्निवीरों ने देश सेवा की रक्षा का संकल्प लेते हुए पासिंग आउट परेड में भाग लिया है। इस दौरान अग्निवीरों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। दम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की स्वर लहरियों के बीच अग्निवीरों ने मार्च फास्ट भी किया है और वहीं मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार ने मार्च फास्ट की सलामी भी ली। उन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि बताते हुए तत्परता के साथ देश सेवा करने की बात कही है। उन्होंने अग्निवीरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को अग्निवीर बनाना गौरव की बात है। आज का दिन आप लोगों के जीवन का एक यादगार तथा खुशी का दिन है। आप लोगों ने प्रशिक्षण बटालियन में पिछले 7 महीने में कठिन परिश्रम किया है। मैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने आप सभी एक सक्षम सैनिक के रूप में तैयार किया। मैं आपके माता पिता तथा रिश्तेदारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित किया।
सैनिक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सैनिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करना एक देश सेवा तथा पुण्य का कार्य है। मैं भली भांति जानता हूं कि सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थित मैगी पॉइंट में स्थित फ्रेंड्स कैफे में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब कैफे में आग लगी तो रेस्टोरेंट में रखे 5 एलपीजी सिलेंडर एक एक करके फट गए, जिससे आग और भीषण हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन कैफे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हरिद्वार के ज्वालापुर में स्थित एक मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में व्यक्ति मंदिर में लगे दान पात्र को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ ज्वालापुर ने बताया है कि वारदात शनिवार दोपहर की है। उन्होंने बताया कि चोर की तलाश के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कल दिन में लगभग 12-1 बजे की घटना जो हमारे को पता चली है अभी तक, जिसमें एक व्यक्ति गणेश विहार में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने के बाद वो जो मंदिर में दान पात्र है उसको ईंट से तोड़ने की कोशिश करता है। इस संबंध में अभी हमें सूचना कल प्राप्त हुई थी, इसमें चेकिंग हमने शुरू कर दी है और इस पर देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस व्यक्ति को, और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। रिस्पना नदी के किनारे गंदगी को लेकर जनता के मन में बेहद आक्रोश है। जनता सरकार से बार बार अपील कर रही है कि बरसात का सीजन आने वाला है और रिस्पना की सफाई की जाए। जनता का कहना है कि उनके जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और चुनाव खत्म होते ही 5 साल के लिए नदारद हो जाते हैं। गर्मियां अपने चरम पर हैं। मौसम के तापमान की अगर मैं बात करूं तो इस समय 44 से 45 डिग्री देहरादून का तापमान पहुंचा है और जो है डेंगू, मलेरिया, जो मच्छर के जो रोग हैं, चाहे मौसमी जो रोग हैं, वो इस समय अपने चरम पर है। देहरादून के अस्पताल इस समय मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं और उस अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा मध्य वर्गीय परिवार होते हैं और वो परिवार जो है रिस्पना नदी के किनारे रहने वाले जो मजदूर होते हैं, चाहे जो गरीब श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, उनकी संख्या होती है, क्योंकि रिस्पना की ढंग से सफाई नहीं हो पाती। यहाँ पर जो है गंदा पानी इकट्ठा होता है, कूड़े से डेंगू, मलेरिया, तमाम आदि जो मच्छर होते हैं वो पैदा होते हैं और ऐसे में जो मरीज जो है इस मोहल्ले से या रिस्पना के किनारे बसे इन मलिन बस्तियों से सबसे अधिक मरीज जो है डेंगू, मलेरिया के दर्ज कर सरकार करती है और स्वास्थ्य विभाग सबसे ज़्यादा आंकड़ा इन मरीजों का देता है, लेकिन स्वच्छता की ओर सरकार किसी प्रकार के ध्यान नहीं देती है। उसी क्रम में आज में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि कूड़े की जो दुर्दशा है या यूँ कह लीजिए रिस्पना की जो ये दुर्दशा है वो किस प्रकार है। सर, आपका नाम? मेरा नजाकत अंसारी। नजाकत जी, सर रिस्पना का जो एक कूड़े का जो अंबार लगा है, इसके लिए सरकार क्या काम करती है? सरकार क्या गौर ही नहीं करती है। अब तो थोड़ा बहुत हो भी गया, नहीं तो पहले तो बहुत गंद मचा हुआ था यहाँ पे। थोड़ी बहुत सफाई हो गई है वैसे। सर, स्वच्छ भारत अभियान की सरकार बात करती है, घर घर कूड़ा उठाने की बात नगर आयुक्त साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आती है? बहुत कम आती है। शिकायत करते हैं हम लोग जब भी आती है, नहीं तो गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, जब आप लोग शिकायत करते हैं उसके बाद जो है आयुक्त साहब एक्शन में आते हैं, उससे तभी आते पहले बिना शिकायत के सर नहीं आती है, कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ पे। गर्मियाँ अपने चरम पर और ऐसे में जो है तमाम बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं और ऐसे में मैं देख सकता हूँ कि इस किनारे जो है कितनी बीमारियां होती होंगी, क्या कहना है? बीमारी तो जब गंदगी होएगी तो बीमारी भी होएगी। ये गंदगी का सफाया हो जाएगा यहाँ तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। अंकल, आपका नाम? मोहम्मद इरफान अंसारी। जी, अंसारी जी, किस प्रकार से ये दुर्दशा आप रिस्पना की देख रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन की सरकार बात करती है, क्या कहना? हम तो यही कहेंगे, सरकार का जो ध्यान है वो सफाई उफाई की तरफ कहीं नहीं है कि हमें सफाई करनी, उन्हें तो घर साफ करने हैं, क्योंकि सरकार को जरूरत है जमीनों की, सफाई की जरूरत नहीं है वैसा। और कितना भी गंद फैल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, सरकार को दिक्कत है घरों की, जो नदी के किनारे रह रहे लोग
उनसे ज़्यादा परेशान नहीं है। उन्होंने गंद फैला रखा और वही गंद है, सबसे बड़े मनुष्य गंद है यहाँ जो नदी के किनारे रह रहे हैं। सबसे जो बड़े गंद है जो मनुष्य हैं। हाँ। कूड़ा जो है अंधाधुंध नदी में फेंका जाता है। हाँ, तो कूड़ा जितना फेंक लो उससे कोई परेशानी नहीं है सरकार को। सरकार को परेशानी है सिर्फ यहाँ के रहने वालों से, और कोई परेशानी नहीं है। देख रहे हो आप कितना गंद है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं भी देख लो। कूड़े की गाड़ी आएगी, सिर्फ 2-4 दिन आएगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। तो कहाँ जाएंगे लोग कूड़ा डालने? ये बड़ी बात आपने कही है। सरकार को घर उजाड़ने से मतलब है, स्वच्छता से कोई नहीं, जो है कोई मतलब जन लेना सरोकारों देना से नहीं कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है उससे कि हाँ कोई साफ करें कुछ करें, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है सिर्फ बस्ती उजाड़नी है। और भी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये गंदगी है उसको लेकर क्या कहना है सर आपका। और भी लोगों से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है रिस्पना नदी के किनारे ये जो गंदगी है वो फैली हुई है और इसको लेकर सरकार जो है क्या प्रयास कर रही है। भी लोगों से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है वो बातचीत हो यहाँ पर। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो गरीब बस्ती है ना ये बची रहे हो जी। आइयो कचरा हम लोग सब मिलकर साफ करवा देंगे, चाहे गरीब बस्ती बची रहनी चाहिए और कचरा हम सब मिलकर साफ कर लेंगे। आंटी जी आपका नाम? मेरा नाम यास्मीन है और मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारी जो सरकार है वाकई में हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साथ देती है, पर इस मामले में हम बहुत ज्यादा नाराज है सरकार से, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी के ये हम कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे बताओ। हमारी सरकार ऐसी नहीं जो वो हम अपने घर रखेगी इतने सारी फैमिली को, ये इतने सारे उनको कहाँ जाएंगे बताओ हैं ना क्या रही है जो 2016 के ना। मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये सरकार से नाराजगी है कि सरकार हमारी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, सरकार के जो विकास परियोजनाएं हैं वो बेहतरीन है, गरीब जनता को सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जरूर लाभ मिल रहा है, नहीं पर कहीं ना कहीं जो रिस्पना रिवर फ्रंट है उसके मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आई है। रिस्पना के लिए तमाम परियोजनाएं जो है सरकार लाई है, लेकिन वो परियोजनाएं जो है सफल होने में कहीं ना कहीं असफलता की श्रेणी में आई है और वो परियोजना चाहे हजारों करोड़ रुपए के बजट सरकार रिस्पना के ऊपर खर्च कर दे, लेकिन वो परियोजनाएं जो है कहीं ना कहीं असफल जरूर हुई हैं। और भी लोगों से हम संपर्क करेंगे कि पूछेंगे कि किस प्रकार से जो है रिस्पना के जो किनारे सफाई का है वो परियोजना चला जाए। एंड जी, रिस्पना में गंदगी है, गर्मियों का सीजन अपने चरम पर है, 44 से 45 डिग्री जो है तापमान पहुंच रहा है और बीमार सबसे ज्यादा मरीज यहीं से दून अस्पताल में भर्ती होते हैं। क्या कहना है? यही कहना है कि जैसे पहले सबसे पहले तो इसकी सफाई भी होनी चाहिए। ये मकान का जो रोज का लोगों को डराने का कह रहे हैं, ये टूटेंगे क्यों टूटेंगे? ये सरकार को वोट नहीं देते नहीं क्या सरकार को वोट? सबसे पहले यही आवे मांगने के लिए, वोट मांगने तो आवेंगे हाथ जोड़ के, और वैसे क्या होंगे सफाई कर दो इनकी, भीख मंगा है। सबसे पहली बात तो जो यही की इसकी उत्तराखंड की जो राजधानी है वो अब सबसे पहले कह रहा है कि मैं ये तुड़वाओ। हम मरने के लिए तैयार है यहाँ। अरे हम कहाँ जाएंगे? अरे हम मरने के लिए यहाँ तैयार हैं, हम क्यों जाएंगे कहीं? हम सब यही मरेंगे, हमें अपना घर तोड़ने देने के। जब भीख मांगना आवे ना, फला के हमें भीख दे दो, वोट दे दो, तो जब तो हो गए सब आम इंसान। और जब तोड़ने मकान जिसने गरीबों ने अपनी संपत्ति लगा रखी यहाँ आके, तो वो कहाँ जाएंगे? बच्चे बराबर के हो रहे, 5-4 खाने वाले भी हैं, फीस इतनी बढ़ा रखी। स्कूल में जाओ, स्कूल में क्या कहेंगे वे प्रिंसिपल भी और जो मैम पढ़ाने वाली, घर जाओ अपने माँ बाप को बुला के लाओ कि जब पहले फीस भरो, जब जाकर यहाँ के बैठियो। कहाँ जाएंगे? रोजगार है नहीं, कहाँ से लावेंगे इतना? रोजगार तो नहीं है ना। तुम पढ़े लिखे हो, कितनी कमाई कर रहे तुम? कितनी नौकरी मिल रही तुम्हें? कितनी नौकरी मिल रही बोलो? तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार के ऊपर है कि सरकार वो चुनाव के टाइम पर वोट मांगने जरूर आ जाती है। जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो चुनाव के टाइम पे जो है अपना झोला जरूर फैला लेते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हमको जो है विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे लोकसभा हो, वहाँ तक आप हमको पहुँचा दीजिए। लेकिन चुनाव खत्म होते ही 5 साल तक वो प्रत्याशी, वो जनप्रतिनिधि कहाँ गायब रहते हैं इसका किसी को पता नहीं है और लोगों में उसको लेकर भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? विधायक, मंत्री कोई आता है बीच में? कोई नहीं आता यहाँ बीच में। जब भी आवेंगे यहाँ हाथ जोड़ के हमें वोट देना, हम यहाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हाथ जोड़ के आवेंगे। क्यों? जिस तरह भिखारी है ना, भिखारी कटोरा फैलाता है, वो पर वे कटोरा नहीं लेते हुए हाथ जोड़ के कह देते हैं हम इसमें दे दो।
तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश आप देख सकते हैं कि जनता का सीधा सीधा अपने जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप है कि आप जो है चुनाव के टाइम पर अपना झोला उठाकर तो आते हैं, लेकिन उसके चुनाव खत्म होते ही आपका झोला और आप स्वयं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। आप कहाँ वो सफेद पोश नेता जो है एसी कमरों में बैठकर क्या राज्य की नीति का निर्धारण करते हैं, जब आप रिस्पना की जो है सफाई नहीं कर पाते हैं। वही रिस्पना जो देहरादून के बीचों बीच होकर यहाँ से देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पार करते हुए आगे ISBT की तरफ जो है जाती है, उसकी आप सफाई नहीं कर पाते हैं। ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं जनता ने खड़े किए हैं और जनता के मन में भारी से भारी जो है इस समय आक्रोश है। जनता ये सवाल अपने प्रतिनिधियों से पूछ रही है कि कहाँ आप चुनाव से पहले थे और क्यों आपने जो है जब आप यहाँ पर वोट मांगने आए थे उस समय के आपने जो वादे किए थे रिस्पना की सफाई को लेकर, देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, या रिस्पना की सौंदर्यीकरण को लेकर, या रिस्पना के जो है पुनर्जीवन को लेकर आपने जो वादे किए थे, वो आखिरकार वो वादे अब कहाँ हैं और अब आप जो है क्यों अब जनता के बीच नहीं आते हैं और इन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ने ये विशेष पेशकश हमारी देखी कि रिस्पना के किनारे किस प्रकार से जो है गंदगी का अंबार फैला हुआ है, किस प्रकार से जो है जो नदी एक टाइम देहरादून की जीवनदायिनी कही जाती थी वो अब नाले में तब्दील हो गई है, किस प्रकार यहाँ से जो है डेंगू मलेरिया आदि के जो है मरीज सबसे ज़्यादा वो होते हैं और जो है जनप्रतिनिधि जो है चुनाव के टाइम पर जरूर सक्रिय होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और चुनाव के टाइम पर ही वो सक्रिय नजर आते हैं। HNN के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।